डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिविक्स का 7 चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम के बारे में पढ़ाऊंगी। क्या आपने कभी अपने जानने का प्रयास किया कि लोग लोकतंत्र से क्या उम्मीद करते हैं? क्या लोकतंत्र को हमारी उम्मीदों को पूरा करने का पूरा अधिकार है या वो कर पाती है? क्या लोकतंत्र की वजह से भारत का विकास हुआ? किन कारणों से लोकतंत्र को भारत में स्थान मिला? आइए चले इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था विशेष तरीकों से कार्य करती है, जिसके परिणाम भी विशिष्ट होते हैं। अन्य शासन की व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र में के परिणाम कुछ विलंब से प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सुनिश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। इसके लिए हमें लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, सामाजिक अंतर, टकराव और आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करना होगा। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। तो ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें? लोकतंत्र नागरिकों की समानता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया को अच्छा बनाता है। यह टकराव को टालने और संभालने का तरीका विकसित करता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। यही कारण है कि इस विषय में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं प्रचलित है, उसमें लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। तानाशाही और शासन की अन्य व्यवस्थाओं में बहुत कमियां होती हैं, जिनके दीर्घकाल घातक परिणाम होते हैं। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा करती है? अपने आसपास के लोगों से आप बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन लोकतंत्र शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सो हम एक दुविधा की स्थिति में फंस जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसके कारण लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कोई युक्तिपरक कारण भी है? अधिकतर लोग मानते हैं कि किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र सबसे अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। ऐसे देशों का अपना एक औपचारिक संविधान है, राजनीतिक दल है, चुनाव भी होते हैं। ये देश अपने नागरिकों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व लगभग सभी देशों में एक समान है, लेकिन सामाजिक स्थिति, आर्थिक उपलब्धि और संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इन सब का प्रभाव इनके लोकतांत्रिक शासन पर भी पड़ता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह आवश्यक नहीं कि कहीं भी कोई तत्व उपलब्धि का कारक बने तो दूसरे देश में भी वैसा ही दिखे, क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी एक अलग स्थिति होती है। कुछ लोग लोकतंत्र से यह अपेक्षा कर लेते हैं कि यह सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक है, लेकिन जब ये समस्याएं दूर नहीं होती तो वे लोकतांत्रिक प्रणालियों में कमियां निकालने लगते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र के परिणामों को जानने से पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि किन कारणों से यह अच्छा बनता है और इसकी बुराइयों को मिटाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए, जैसे उत्तरदायी जिम्मेदारी और वैध शासन। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक के पास अधिकार है कि वह अपना नेता खुद चुने और जरूरत होने पर उसमें पार्ट भी ले सकता है, उसमें भाग भी ले सकता है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार है। वोट देने की उम्र हमारे देश में 18 वर्ष है। इसमें आप अपने वैध मतों को दे सकते हैं।
तो इसे उत्तरदायी शासन भी मान सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बना सकें और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। लोकतंत्र जनता की उम्मीद पर जरूरत से ज्यादा ही ध्यान देती है, यानी जिम्मेदारी भी रखती है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, ऐसा माना जा सकता है? जी हाँ, लोकतंत्र व तानाशाही बहुत अधिक होती है। बहुत लोग मानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार प्रभावशाली नहीं है। यह बात भी सच है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार जैसे राजतंत्र, यहाँ पर निर्णय जल्दी लिया जाता है। लोगों की, जनता की राय, असेंबली का गठन, इन सब की चिंता नहीं रहती। परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी निर्णय आसानी से ले सकता है। इसके बाद आइए अब फैसलों के मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार अपने फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें, और तब ऐसे फैसले से परेशानी हो जाती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है। लोकतंत्र जनता को समानता का अधिकार देता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देश का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि में बराबर होता है। प्रत्येक व्यक्ति कानून के अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। परंतु तानाशाही सरकार में कुछ लोगों का या एक ही दल की सरकार होती है। इस सरकार में जनमत का कोई महत्व नहीं होता। देश के सभी निर्णय तानाशाह या एक ही दल द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र अपने नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और कई प्रकार के अधिकार देता है, लेकिन तानाशाही क्या करता है, इसके बारे में सोचता तक नहीं है। लोकतंत्र किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन तानाशाही केवल कुछ लोगों को ही महत्व देती है। तानाशाही में जनता को तानाशाह द्वारा, यानी एक राजा द्वारा उसके हर कानून को मानना पड़ता है, उसकी हर राय को मानना पड़ता है। जनता को किसी विषय पर अपने विचार देने का अधिकार नहीं होता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। दूसरे पहलू पर नजर डालें तो ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। नियमित व निष्पक्ष चुनाव, जनहितैषी नीतियां व कानून, खुली सार्वजनिक चर्चा और नागरिकों को सूचना का अधिकार, ये सब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार दिख सकता है, पर कम कुशल व सुस्त लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है ये जनता की अपेक्षाओं पे खरी भी न उतरे, लेकिन यह जनता को अपनी शासन व्यवस्था है, जिसके कारण इसे विश्व में सराहा जाता है। जहाँ तानाशाही शासन में पारदर्शिता की कल्पना नहीं की जा सकती, वही लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था रहती है कि फैसले कुछ नियम एवं कानूनों के अनुसार ही होंगे। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं भी, तो भी वह इसका पता लगा सकता है। पारदर्शिता से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही तो बढ़ती है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। इससे सरकार द्वारा गलत निर्णय लिए जाने की संभावना कम होती है। पारदर्शिता से लोगों को विश्वास होता है कि इनके साथ न्याय हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें अन्याय के विरुद्ध कदम उठाने का अवसर उपलब्ध रहता है। इस तरह से ये एक जिम्मेदार शासक भी होती है। लोकतंत्र का मिला जुला परिणाम भी होता है। सिद्धांत रूप से
लोकतंत्र तुलनात्मक रूप से सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, किंतु इसका वास्तविक प्रदर्शन एक मिला जुला परिणाम होता है। उपलब्धियों के साथ साथ इसे असफलताएं भी प्राप्त होती हैं। लोकतंत्र को नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। लोकतंत्र प्रमुख नीतियों, नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा कराने में सफल रहा है। असफलताओं पर दृष्टि डालें तो यह बात स्पष्ट होती है कि लोकतांत्रिक सरकार सामान्यतः जनता की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर देती है, इसमें परंतु वैध भी मानी जाती है। लोकतांत्रिक सरकार इससे कम प्रभावशाली नहीं होती। इस देरी की वजह से सरकारें कम प्रभावशाली नहीं हो सकती। इसमें निर्णय का स्वीकार करने योग्य बनाया जाता है तथा प्रभावशाली भी होती हैं। बहरहाल इस मामले में लोकतांत्रिक शासन तो निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोकतंत्र उनके देश के लिए भी उपयुक्त है, ऐसा लोग मानते हैं। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आर्थिक समृद्धि और विकास, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये भी एक परिणाम है। लोकतंत्र के परिणाम का एक हिस्सा है आर्थिक समृद्धि। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? यदि हम सन 1950 से सन 2000 के मध्य तानाशाही और लोकतांत्रिक शासनों की तुलना करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि इस मामले में तानाशाही व्यवस्था अच्छी थी। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों के लिए चिंताजनक है, लेकिन केवल यही एक कारण लोकतंत्र का विरोध करने के लिए आधार नहीं बन सकता। आर्थिक विकास वस्तुतः किसी देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक अवस्थिति, अन्य देशों के सहयोग और संबंधित देश द्वारा निर्धारित की गई है। आर्थिक प्राथमिकताओं का परिणाम होता है। तानाशाही व्यवस्था वाले कम विकसित देशों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच यह अंतर बहुत कम दिखाई देता है। तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देश की तुलना में लोकतांत्रिक देश में भले ही आर्थिक विकास दर कम हो, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही लोकप्रिय होती है। लोकतंत्र का संबंध जनता के गहरे मूल्यों से होता है। यही कारण है कि लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बहुत भावपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से भी संबंध होता है। लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे होते हैं। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो, तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसको बराबर मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? आइए चलिए इस पर देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रतिनिधियों को चुनते समय जनता की समान भागीदारी होती है। लोक राजनीतिक समानता पर आधारित व्यवस्था है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता प्राप्त हो जाती है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समानता मिले यह संभव नहीं है। यह एक कठिन बात है। यह आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ता चला जाता है। ऐसी स्थिति में धनवान लोगों को ऐसा वर्ग तैयार हो जाता है जो संपत्ति एवं आय में बहुत अधिक हिस्सा पाते हैं, जबकि समाज के सबसे निम्न वर्ग को जीवन यापन के लिए बहुत निम्न साधन मिल पाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों के समक्ष भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत चीजों की प्राप्त करने में भी बहुत कठिनाइयां प्राप्त होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के वास्तविक जीवन में आर्थिक असमानताओं को कम करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं है। चिंता का विषय यह नहीं है कि
राजनीतिक दल यह सब जानने पर भी गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं, यहाँ की तो आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी में से ही जी रही है और ऐसे अनेक देश खाद्य आपूर्ति के लिए आज अमीर देशों पर निर्भर भी हैं। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। विश्व के अधिकांश देशों में जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, उनमें अनेक प्रकार की सामाजिक विविधताएं विद्यमान हैं। लोकतंत्र शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के वातावरण में सामाजिक विभिन्नताओं को उचित स्थान प्रदान करता है। वह उन्हें अपनाता है, जैसे बेल्जियम की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अपने यहाँ विभिन्न जाति समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वार्तालाप, विचार विमर्श एवं वाद विवाद के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ऐसी दशा में लोगों के बीच तनाव कम हो जाता है, जिससे हिंसा भड़कने और रक्तपात होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर पाता और हम इन अंतरों और विभेदों पर आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने की तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक सबसे बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण इस बात के भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। यह गौर करना जरूरी और ध्यान देना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन करना नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। यह बहुमत में हो सकता है कि लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता, उसको बहुमत की स्थिति में आने से रोक दे। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के बारे में चलिए जानते हैं। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के विषय में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन व्यवस्था से अधिक अच्छी है। इस बात को हम महिलाओं की स्थिति और जातिगत असमानता के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव भी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया, तो गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती है, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर ही मानती है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश लोकतंत्र महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करते हैं और उन्हें लगभग सभी अधिकार प्रदान करते हैं। एक बार जब सिद्धांत के रूप में महिलाओं के साथ असमानता के व्यवहार को स्वीकार कर लिया गया, तो अब महिलाओं के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के विरुद्ध संघर्ष करना आसान हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव नहीं थी, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है और न ही नैतिक रूप से। तो जातिगत तौर पर देखा जाए तो औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया।
भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे पर भी बल दिया। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से तुलनात्मक रूप से अच्छा है। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देशों के मूल्यांकन के आधार पर भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं। हमें ये चाहिए, हमें सरकार ने ये नहीं दिया, ये वादा किया था, अपनी शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों की कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों को असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो जताता ही है और साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों की भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने कमजोर एवं भेदभाव से ग्रस्त हुई जातियों के लोगों के समान अधिकार और समान अवसर के दावे को बल दिया है। तो ये था आपका लोकतंत्र के परिणाम।